जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड है HIST 103। लगभग 3 क्वेश्चन पेपर्स आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले की तरह सेम है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि 5 यूनिट्स होंगी इसमें, यानी कि 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होंगी। उन सभी में 2-2 क्वेश्चंस दिए होंगे जो एक एक करने हैं 14-14 मार्क्स के। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, असाइनमेंट्स नहीं देते हो, तो आपको 16 मार्क्स का वो करना होगा। इसके अलावा जो 5th यूनिट होगी वो शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। उसमें 10 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपने 6 करने हैं 4-4 मार्क्स के। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये 6 मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर या फिर ICDUL वाले, उनके लिए ये 4 मार्क्स का होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो है यूरोप में प्राचीन काल से मध्य काल तक परिवर्तन क्या हुए उसके बारे में बताना है। यानी कि प्राचीन काल का यूरोप कैसा था, फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए, और मध्यकाल में यूरोप कैसा हो चुका था, इसके बारे में आपने इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपने बता देना है कि यूरोप में प्राचीन काल से मध्यकाल तक में जो परिवर्तन आया उसमें जैसे कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया लगभग 476 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में, तो उसका पतन हो गया। तो रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद क्या उभर कर सामने आया, उसके जो सामंत थे वो उभर कर सामने आए। जो चर्च के जो पादरी होते हैं वो उभर कर सामने आए, चर्च के हाथों में सत्ता चली गई, और जो सामंत हैं वो उभर कर सामने आ गए। राजा जो है वो अभी भी अस्तित्व में थे, लेकिन हुआ क्या कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं ना, ये सारी सामंतों के हाथ में चली गई थी। इसमें आप बता सकते हो जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन क्या है। तो साम्राज्य कमजोर शासकों की होने की वजह से यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था और चर्च, इन दोनों का प्रभाव बढ़ने लग पड़ा। साम्राज्य इन सब में बट गया आपस में। राजा जो था वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना तो चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं बढ़ा पा रहा था। इसमें एक बड़ा अच्छा सा नाम हमें देखने को मिलता है शार्लमैन का। तो शार्लमैन के शासन के दौरान कुछ हुआ था, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शार्लमैन के बारे में पूछा भी जाता है कि इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यों के बीच में संघर्ष आपस में शुरू हो गए। जितने भी स्टेट थे, एक रोमन साम्राज्य कितना बड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं ना लास्ट बुक में, तो वही है यहाँ पर। रोमन साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ वो बता देना इसमें चीज़ें, और किस तरह से वो उसके जो स्टेट्स थे आपस में लड़ रहे थे। राजनीतिक सत्ता में जो परिवर्तन आ रहा था, लगभग 100 सालों तक इनके बीच में युद्ध चलते रहे। सामाजिक परिवर्तन भी इनके काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आबादी जो थी वो गाँव में रहती थी, और वो किसके प्रभाव में आ गई थी, सामंतों के प्रभाव में आ गई थी। सामंत जो है वो उन पर राज कर रहे थे। पहले जो प्राचीन यूरोप में हम देखते हैं कि फिलोसोफर्स होते थे, मैथमेटिशियंस होते थे, साइंटिस्ट वगैरह, मतलब कितने तरह तरह के बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर उभर कर सामने आ रहे थे, हिस्टोरियंस। लेकिन अब क्या हो रहा है, मध्यकालीन यूरोप में ये सब खत्म हो रहा है। मध्यकालीन यूरोप में जो समाज है वो कंजर्वेटिव होता जा रहा है, और वहाँ पर धर्म की प्रधानता होती जा रही है। धार्मिक नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, युद्ध काफ़ी सारे हो रहे हैं। पहले जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते थे उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो योद्धा होते हैं ना उनको ज़्यादा समाज में महत्व दिया जा रहा था। आर्थिक रूप से भी साम्राज्य का पतन होता जा रहा था। वहाँ पर लोगों की व्यापार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन ये तो चलो बाद में आगे चलकर इटली के कुछ नगर होते हैं जैसे वेनिस है, जिनेवा है, ये थोड़े उभर कर सामने भी आते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन वो बहुत लेट टाइम हो जाता है जब मध्य वर्ग जो मध्यकाल जो है इनका वो खत्म होने की कगार पर आ गया होता है उस समय। अभी हम प्राचीन काल से निकले हैं और मध्यकाल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देंगे। संस्कृति के रूप में भी आप देख सकते हो कि इनकी जो लैटिन भाषा, इन्होंने ज़्यादा फोकस लैटिन भाषा पर किया रोमन साम्राज्य की वजह से। लैटिन भाषा कहाँ की है, ग्रीस की है, तो उसके प्रभाव में ये लोग आ चुके थे पहले। लेकिन अब क्या हुआ है, लैटिन भाषा को ये लोग छोड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय भाषाएं इनकी जो खुद की आस पड़ोस की होती है ना, उन पर ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे चलकर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि चर्च का प्रभाव है ना धीरे धीरे कम हो जाता है 12वीं शताब्दी के आते आते। विश्वविद्यालय जो इन्होंने खोले हुए थे उन सब का भी विकास होना आरंभ हो जाता है। इनकी वास्तुकला जो रोमन पद्धति पर स्थापित थी, अब क्या हुआ, वो गॉथिक पद्धति पर विकसित होनी आरंभ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि ईसाई जगत में पोप के पद के उदय का ऐतिहासिक निबंध लिखिए। अब पोप जो है वो किस तरह से उसका उभार हुआ, समाज में कैसे उभर कर वो सामने आया, कैसे आया, क्योंकि राजा की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई तो पोप ने अपनी एक राजनीतिक सत्ता बना ली धर्म के नाम पर। समाज में धर्म के नाम पर वो राज कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो पावर थी ना वो पॉलिटिकल पावर थी। तो ईसाई जगत में ये जो पोप के पद का उदय है ये रोम से हुआ था, और इनके पहले बिशप जो थे वो सेंट पीटर थे। इन्हीं से शुरू हुआ था ये, और इसने ईसा मसीह के जो प्रधान शिष्य थे इन्हें ही माना जाता है। जैसा कि हम लास्ट बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि कैसे कॉन्स्टेंटाइन आते हैं और वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, तो पूरा रोमन साम्राज्य जो है वो कहाँ पूरा यूरोप जो है वो ईसाई धर्म को अपना लेता है, उनका राष्ट्र धर्म बन जाता है ईसाई धर्म। तो रोम के राजा हैं वो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, जिसकी वजह से ईसाई धर्म को बढ़ावा मिला। तो ईसाई धर्म के ऑब्वियसली जो जगत गुरु हैं उनके, वो भी अब
पॉलिटिकल पावर तो रखते होंगे। तो शुरुआत में तो राजा इनके इन्फ्लुएंस में होते थे सिर्फ, लेकिन जैसे जैसे राजा कमज़ोर होते गए इनका प्रभाव बढ़ता गया बिशपों का। तो बिशप की शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई और बाद में मध्य युग तक आते आते ये चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। पोप चर्च के पास, जो पोप है पादरी, तो उसका खुद का चर्च जो है उसके पास खुद की ज़मीनें होती थी, बहुत सारा धन होता था, खुद की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो पाली हुई थी उसके ऊपर लोग फ्री में काम करते थे, मतलब स्लेवरी चल रही थी यहाँ पर। तो प्रारंभिक काल में पोप का उदय कैसे हुआ, इसमें आप पहले ये बता दीजिएगा कि सेंट पीटर और रोम के बीच में क्या भूमिका रही है। इसके बाद साम्राज्य का जो समर्थन किया गया था, किस तरह से किया गया था इन धार्मिक रूप से, वो आप बता दीजिएगा। और मध्य युग में फिर राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। चर्च के पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि क्रूसेडाइज चल रहा होता है, धर्म युद्ध चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से चर्च को ही ये लोग ज़्यादा महत्व दे रहे होते हैं और ये अपनी राजनीतिक शक्ति जो है वो चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो इस्लाम जगत की यहाँ से बात होनी आरंभ हो गई है सेकंड यूनिट में आपसे। तो हज़रत मोहम्मद कौन थे? इस्लाम के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। माना जाता है कि इनसे पहले भी अल्लाह ने 23 या फिर 24 पैगंबर भेजे थे, तो ये अंतिम है जिनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। इन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब अल्लाह में विश्वास रखना है, एक ही है, अल्लाह एक ही है, तो इसमें विश्वास रखने के लिए कहा था। समानता में विश्वास रखने के लिए कहा था। न्याय और करुणा की शिक्षा दी थी इन्होंने। ऐसा इनकी जो किताब है वो कुरान में लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि कुरान जो है वो ईश्वर के शब्द हैं, ठीक है। बाकी इनका व्यवहार और इनकी जो सलाह है वो सुन्नत नाम की किताब है उसमें दर्ज है। बाकी इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद कौन है? ईश्वर के संदेशवाहक हैं, इस्लाम जगत के पैगंबर थे अंतिम। और इसी के साथ इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, और इनकी मृत्यु मदीना में होती है 632 ईस्वी में। इसी के साथ इस्लाम की स्थापना, संस्थापक जो है वो इन्हें ही माना जाता है। इस्लाम मैंने बता दिया एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले, अल्लाह की इबादत करना ही सबसे ज़्यादा नेक कार्य है इनका मानना था, और इन्होंने इस्लाम की धर्म की नींव रखी थी। बाकी इनके जो शिक्षाएं हैं वो मैंने आपको बता दी कि कुरान में मिल जाती हैं। इनके विचारधाराएं जो हैं वो दूसरी दूसरी किताबों में मिल जाती हैं। इनकी शिक्षाएं क्या थी? तो एक ईश्वरवाद में विश्वास, ये याद रखिएगा। समानता में विश्वास रखते थे, रंग भेद वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, धर्म के नाम पर या फिर जाति के नाम पर जो पहले अरब जगत में हो रहा था उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नैतिकता और करुणा पर ये बल देते हैं। इन्होंने माना है कि दया, धैर्य और करुणा रखनी चाहिए हमें दूसरों के प्रति, ये इन्होंने शिक्षा दी थी। चाहे वो जानवर हो, पड़ोसी ही क्यों ना हो, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए हमें। इसी के साथ इस्लामिक कर्तव्यों के बारे में बताया था कि जैसे कि मुसलमानों को 5 स्तंभों का पालन करना चाहिए, शहादत, ज़लात, ज़कात, सोम और हज। तो ये जो तीर्थ यात्रा वगैरह होती है, तो ये 5 चीज़ें इन्हें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। शहादत अपनानी चाहिए यानी कि विश्वास रखना चाहिए, विश्वास की घोषणा करनी चाहिए इन्हें। सलात होता है प्रार्थना करना, ज़कात होता है दान देना, और सोम होता है रमज़ान के महीने में जो हम उपवास रखते हैं ना उसे सोम कहा जाता है, और हज तो आपको पता है ये तीर्थ यात्रा, तो ये सब करना चाहिए। कुरान और सुन्नत जो है इसमें इनकी शिक्षाएं दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बासी खलीफाओं के अधीन इस्लाम का विकास। अब्बासी से पहले ना कुछ और भी खलीफा है, जैसे पैगंबर मोहम्मद ख़त्म हो गए तो उनके बाद अब कौन बनेगा, मतलब इस्लाम का जगत गुरु कौन बनेगा इस तरह से। तो अबू बकर बने थे, उनके बाद उमर बने थे, फिर उस्मान बने थे, फिर हजरत अली बने थे। तो ये 4 खलीफा इनके मेजर रहे हैं। इसके बाद इस्लाम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सुन्नीज़ और शियाज़ में, ठीक है, कट्टरपंथी और नरमपंथी होते हैं जो, इस तरह से मतलब डिफाइन कर सकते हैं हम इन्हें। तो एक स्टेट तो इनकी ये थी इस्लामिक। अब इससे क्वेश्चन नहीं आया है, आपको आया है सेकंड स्टेट से। तो सेकंड में हमें देखने को मिलता है कि ये जो उम्मयद खलीफा है ना, मतलब उम्मयद खलीफाओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। एक कुरैश ट्राइब थी, उसी में से एक उम्मयद क्लैन निकलता है, ठीक है, और ये जो उम्मयद डायनेस्टी है यही स्टैब्लिश करते हैं लगभग 661 सेंचुरी में, 661 क्या बोलते हैं ईस्वी में, और 750 तक चलती है इनकी जो डायनेस्टी होती है। ये आज का जो सीरिया है ना उसी के आसपास ये लोग रहते थे। इनकी राजधानी का नाम था दमिश्क। बाद में इनकी राजधानी बगदाद हो जाती है। इनके टाइम पीरियड को इस्लाम जगत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में इस्लाम की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक विकास हुआ, इनकी आर्थिक समृद्धि हुई, जिसकी वजह से इन्होंने विज्ञान, साहित्य और व्यापार में काफ़ी ज़्यादा प्रगति की। आज का जो सीरिया है उसके आसपास के इलाके का ही इनका साम्राज्य था। तो ये जो मक्का मदीना है ना अरेबिया में, वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था इस टाइम पीरियड में, और इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा मिल रही थी? सीरिया को। सीरिया की तरफ सारी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वो शिफ्ट हो गई थी। अब्बासियों के टाइम पीरियड में हमें धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है इस समय में, जैसे कि ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, जो गैर मुसलमान हैं, इन्हें भी साम्राज्य में रखा जा रहा था, जिन्हें धिम्मी कहा जाता है। धिम्मी कौन होते हैं? बेसिकली आप ऐसे समझो कि इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, उसमें यहूदी भी रह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया तुम कन्वर्ट हो जाओ, या नहीं तो तुम यहूदियों को हम मार देंगे, या तो कन्वर्ट हो जाओ। तो लेकिन यहाँ पर एक और नई टर्म आ गई, धिम्मी। वो क्या है कि यहूदियों ने ये एक्सेप्ट किया कि हम आपको टैक्स दे देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, बस हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने दीजिए। तो
उनके अंडर रहने वाले फलने फूलने वाले जो इस्लाम के अंडर फलने फूलने वाले जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं उन्हें धिम्मी कहा जाता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि इन्हें जजिया टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में उत्पादन के सामंतवाद साधनों पर इतिहास। ठीक है, मतलब बेसिकली देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सामंतवाद के उदय और पतन के कारण बता दो। तो यूरोप में उत्पादन के जो सामंती साधन थे वो क्या है, तो पश्चिमी रोम जब विघटन की तरफ चला गया, उसका पतन हो गया, तो राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिसकी वजह से एक नया प्रभावशाली वर्ग उभर कर सामने आया जिसके पास भूमि थी बहुत ज़्यादा, श्रम था बहुत ज़्यादा, निष्ठा थी बहुत ज़्यादा, तो इनके हाथ में ये सारी की सारी प्रणाली चली गई। तो यही जो पदानुक्रम प्रणाली जो थी ये सामंती व्यवस्था कहलाई। इसमें राजा और कुलीन वर्ग जो अमीर लोग हैं इनके पास ज़मीनों का ज़्यादातर नियंत्रण होता था, और इस ज़मीन पर काम करने वाले कौन होते थे, गरीब दास किसान होते थे। दास अगर है भी नहीं है तब भी गरीब तो किसान होते ही थे, तो इनसे काम लिया जाता था। तो सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो राजनीतिक अस्थिरता थी, भूमि की अधिकतर जो व्यवस्था थी वो इनके हाथों में थी। इसी के साथ जो पदानुक्रम समाज है वो भी इन्हीं के पास था, क्योंकि अमीर वर्ग के पास ही तो भूमि होती है सबसे ज़्यादा, तो यही लोग तो सबसे ज़्यादा अमीर थे, ऊंची जगह पर बैठे हुए थे स्वामी बन। तो इनके पास उत्पादन के सामंती साधन क्या थे, भूमि थी, जमीन थी इनके पास, फिर उस पर काम करने के लिए श्रम, किसान भी थे इनके पास, और कृषि प्रौद्योगिकी किस तरह की थी, तो इन्होंने 3 खेत व्यवस्था को अपनाया था ताकि इससे उत्पादन बढ़े। अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अपने साधनों को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, घोड़ों का प्रयोग किया। घोड़ों के द्वारा ये लोग खेतों में उन्हें चला देते थे, उनके खुर जो होते हैं जमीन में लगते थे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि होती थी। इसके अलावा उस समय की जितनी भी मशीनरी थी उन सभी पर सामंतों का एकाधिकार स्थापित था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रेस हो गया जैसे कि, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन है तो उसका काफ़ी ज़्यादा इनको फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि भुगतान करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना ही। इसके बाद सामंती व्यवस्था जो है उसका पतन भी हो जाता है, जैसे कि अब प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, तकनीक में विकास हो रहा है, 15वीं-16वीं शताब्दी आने को आ रही है, तो इस समय क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज खुल रही है नई नई, वहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, तो अच्छी तरह से खेती करने वाले उपकरण बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये सामंत जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गांव में बैठे हुए थे, गांव में इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था, तो गांव में जो कृषि है उसका उत्पादन कम हो गया एज कम्पेयर टू जो जहाँ पर मशीनें वगैरह बन गई हैं, प्रौद्योगिकी आ गई है, तो उसकी वजह से जो कृषि में उत्पादन दूसरी तरफ बढ़ गया, गाँव वाला फिर कम लगने लगा, शहरीकरण होने लग पड़ा, लोग गाँव से हटकर शहरों की तरफ जाने लग पड़े, तो सामंतों की जो शक्ति थी वो चकनाचूर होने लग पड़ी, उन्हें चुनौतियाँ मिलने लग पड़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों से। इसी के साथ राष्ट्रवाद का उदय भी हो गया, सरकारों ने भी राष्ट्रवाद को अपना पूरा समर्थन दिया, तो सामंत जो है वो कमज़ोर होने लग पड़े, क्योंकि सामंतों के पास खुद की सेना होती थी, राजा को धमकी दे देते थे कभी कभार, तो राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इनसे, वो चाहते थे कि भैया हमारा ट्रेड बढ़े, मेरे पास पैसे आए, मैं खुद की सेना खड़ी करूँ। इसी के साथ जो भूमि पर काम करने वाले दास थे, भूदास जो थे, उनकी प्रथा का भी अंत हो गया, जिसकी वजह से इनके पास जो बने बनाए गुलाम थे, गरीब किसान जिनको ये लोग कर्जे में रखकर अपने पास रखते थे, कर्जे में डुबो देते थे, फिर बोलते अब हमारे पास काम करो, तो वो भी अब प्रथा खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेनोरियल सिस्टम के ऊपर पूछा गया कि मेनोरियल सिस्टम जो है, जिसे मेनोरिय व्यवस्था यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका कैसे उदय हुआ यूरोप में। मेनोर सिस्टम क्या था, तो देखिए जैसे कि उस समय उथल पुथल चल रहा था साम्राज्य में, सारी तरफ अराजकता फैली हुई थी, रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, तो गरीब किसान जो है वो क्या करें, तो उन्होंने शरण ले ली बड़े बड़े ज़मींदारों के अधीन, और उन्हें बोल दिया कि आप हमारी प्रोटेक्शन करना, बदले में हम क्या करेंगे, आपकी लैंड पर काम करेंगे। तो मनोहर सिस्टम क्या हुआ, वाज द डोमिनेंट फ्रॉम द लैंड ओनरशिप एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन मिडिवल यूरोप। इस समय जो किसान सामंतों के अधीन आ गए थे, उनकी खेतों में काम करने के लिए, उनकी खेती में हेल्प करने के लिए, बदले में उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है, और उनके लिए जस्टिस जो है वो उनका लैंड ओनर जो सामंत है वो करके देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सामंत की आज्ञा के बिना अब वो जो किसान है ना वो छोड़कर जा नहीं सकता। बदले में ये जो मैनर होते थे, किसान होते थे, इन्हें थोड़ा सा जमीन का हिस्सा मिल जाता था जहाँ पर ये अपना घर बनाकर रह सकते थे। इसके अलावा जमीन में जो खेती कर रहे हैं उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा इन्हें निर्वाह योग्य मिल जाता था खेती का। अदरवाइज बाकी का जितना भी है वो सारा का सारा लैंड का जो ऑनर है उसको देना पड़ता था। तो बेसिकली इजी शब्दों में समझाऊं तो मैनर क्या है, एक पूरी तरह से सामंतों की संस्था है। एक सामंत है, जैसे हमारे यहाँ पे जागीरदार होते थे, पूरा का पूरा गाँव ही उसके अधीन आता था, तो इस तरह से एक सामंत है, उसके अधीन उसके पास बहुत सारी लैंड है, वहाँ पर उसने अपने पशुओं को पालने के लिए अलग से तबेले बना रखे हैं, उसका खुद का चर्च है, खुद का स्कूल बना रखा है उसने, किसानों को रहने के लिए उसने घर बना रखे हैं, और बहुत सारी खेती की उसके पास ज़मीन है। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी खुद की सेना भी रखी हुई है। तो राजा जब उसको ज़रूरत पड़ती थी युद्धों में सेना की, तो सामंतों से सेना मांगता था। तो ये सारा सिस्टम क्या है, मिनोरियल सिस्टम है। मिनोर की जो ये एग्रीकल्चर होती थी ना, इसे ओपन फील्ड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ इनके पास ही है, A to Z, जो मतलब आत्मनिर्भर बने हुए थे ये लोग अर्थव्यवस्था के रूप में भी, खुद के पास ही क्या बोलें कि जैसे लकड़ी वगैरह, दूध हो गया, खाने पीने की वस्तुएं होगी, फल हो गए, या फिर जो उगाई जाती हैं वो वाली सब्जियां हो गई, तो सब कुछ A to Z इनके मिनोर जो एक
सिस्टम था, एक सिटी या फिर इनका मान लो गांव था, तो उसके अधीन ही सब कुछ इन्हें मिल जाता था। आगे चलकर नेपोलियन क्या करता है, ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, इसको हटा देता है, क्योंकि राजा के अगर लोग ही आगे काम करेंगे तो राजा तो फिर उसकी जो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी आगे सामंतों में, तो उसके लिए खतरा हो सकती थी। तो नेपोलियन ने बाद में जब फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया तो उसकी वजह से फिर ये जो मैनोरियल एग्रीकल्चर वगैरह चल रही थी, ये जो सिस्टम पूरा चल रहा था, ये सारा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में शहरीकरण की प्रकृति। बोलो कितना ईजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो मध्यकाल में जो यूरोप है उनकी शहरीकरण की प्रक्रिया किस तरह से चली, ये बता दीजिए। तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप में शहरीकरण का स्वरूप व्यापार, वाणिज्य और कृषि सुधार, इनमें जब सुधार, इन सभी का संचालन जब अच्छे से होने लग पड़ा ना, तो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान नए शहरों का उदय होना आरंभ हो गया था, और पुराने शहर जो थे ना, वो फिर से जो पतन हो गया था जिनका, वो भी पुनर्विकसित होने लग पड़े थे। इन शहरों की खासियत क्या होती थी कि यहाँ पर शिल्पकार मिल जाते थे, व्यापारी मिल जाते थे, कलाकार मिल जाते थे, विज्ञान और धर्म के बहुत ही अच्छे केंद्र होते थे ये। नगरों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग उठकर नगरों में आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या जो है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और नए वर्ग का उदय हो रहा था। कौन सा था वो? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का उदय क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज़ खुलने वाली हैं। तो शहरीकरण का कुछ प्रमुख पहलू आपने अगर बताने हो तो उसमें आप ये लिख दीजिए कि व्यापार और वाणिज्य का उदय हो गया, विकास होना आरंभ हो गया था। इसी के साथ कृषि में सुधार होना आरंभ हो गया था। शहरी क्रांति को जिससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि गांव में रहोगे, गांव से फसलें उगाओगे और वहीं पे खाओगे। लेकिन अब फसल ज़्यादा उग गई है तो वो क्या, ट्रेड करने लग पड़े। शहरों में ऐसी जगह पर भंडार लगा के छोड़ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी दुनिया रह सकती है। तो उसके बाद केंद्रित स्थान जो थे वो विकसित होने लग पड़े थे, जैसे कि शिल्प कला होती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान जहाँ पर किया जा सके, आर्थिक रूप से हमें काफ़ी सारे अवसर प्रदान हो सके, ऐसे शहर विकसित हो रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो शहरीकरण है वो विकसित हुआ। और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है कि मध्यम वर्ग का उभर कर सामने आना, लोगों के विचार और शिक्षा में परिवर्तन होना, तो ये सारी चीज़ें भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी थी। स्वास्थ्य जो चिकित्सा वगैरह है वो भी शहरों में आसानी से मिल रही थी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर संघर्ष वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था नौकरियों को लेकर, नगर पालिका, सरकारी नौकरियाँ जो होती हैं, इन सभी को लेकर। और एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि जनसंख्यिकीय जो परिवर्तन था वो देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, विकास होता है। तो विकास की वजह से लोग और ज़्यादा उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर था कि ग्रामीण आबादी में कमी आने लगी और शहरों में, मतलब एक ऐसी जगह पर ज़्यादा आबादी अच्छे पहुंचने लगी, और उस आबादी में काफ़ी सारे बहुत ही स्किल्ड लेबर थी, जिसकी वजह से शहरीकरण विकसित हो सका यूरोप। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यूरोप में सामंतवाद के पतन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सामंतवाद मैंने आपको बताया कि भैया गांव में रहते थे, वहीं पर सबसे ज़्यादा भूमि इनके पास होती थी, उसी के आसपास इनकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनका पतन होने लग पड़ा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक परिवर्तन होने लग पड़े, व्यापार और शहरीकरण हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है शहरों की तरफ जाने लग पड़े। अब इनके पास खेती करने के लिए किसान नहीं बचे गाँव में, तो और ये जो उत्पादन कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे और बाहर भी थोड़ा बहुत बेच रहे थे, तो वो अब इनका समाप्त हो गया, क्योंकि इनसे बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो शहरों में मिलनी आरंभ हो गई थी। तो व्यापार और शहरीकरण के विकास के कारण इनका पतन होना आरंभ हुआ, कमज़ोर हो गए ये लोग। इसी के साथ नए वर्ग का उदय हो गया। कौन सा? व्यापारी वर्ग। पहले क्या थे? गरीब थे या फिर बिल्कुल अमीर थे, अमीर राजा सामंत वगैरह, और बिल्कुल गरीब जो किसान इनके अधीन काम करते थे। लेकिन अब क्या, व्यापारी वर्ग उभर कर सामने आ गया, जिसने इन्हें चुनौती देना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से इनकी महत्वता जो है वो कम हो गई, और व्यापार बढ़ रहा है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, पैसा आ रहा है। तो सरकार ने क्या किया, खुद की सेना खड़ी कर ली भैया। पहले तो सामंतों पर आश्रित रहना पड़ता था उन्हें। इसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। जो केंद्रीकृत राजतंत्र था वो अब मजबूत होने लग पड़ा था, क्योंकि जो सामंतों से ये लोग सेना लेते थे, अब उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं थी। सामंतों की जो परिस्थितियां थी, अब इसमें भी संघर्ष आने लग पड़ा, क्योंकि आपस में बहुत सारे जो सामंत थे वो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहा था उनका, तो उनकी एकता समाप्त हो गई थी सामंतों की। इसके बाद कुछ सामाजिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी थी, काली मौत भी कहते हैं जिसे, तो यूरोप में बुरी तरह से फैली, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मरे। तो श्रमिकों की कमी पड़ गई, तो मजबूर खेतीहार किसान जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, उन्होंने भी शहरों की तरफ जाना अपना पलायन आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से इनके पास कोई काम करने वाले बचे ही नहीं। और किसानों की स्थिति जो थी उसमें अब सुधार होना आरंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि एक तो श्रमिकों की कमी है, जो बचे हुए किसान हैं वो पलायन कर जाएंगे तो इनका तो बचेगा नहीं कुछ भी, तो उनको इन्होंने अच्छे वेतन देना आरंभ कर दिया, उनसे कम काम करवाने लग पड़े। अब तो जब ये जो किसान थे ये मजबूत होने लग पड़े ना, तो धीरे धीरे सामंत की स्थिति बिगड़ने लग पड़ी, और बाद में इन किसानों ने ही सामंतवादी व्यवस्था जो है उसको उखाड़ फेंका। सैनिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ बारूद और बंदूक के आविष्कार हो रहे थे, जो राजा की सेना में भर भर के राजा खरीद रहा था, और दूसरी तरफ सामंतों की सेना के पास क्या था?
तलवारें और भाले। तो बंदूक ज़्यादा पावरफुल है कि तलवार या भाले, तो आपको पता ही है, फिर राजा तो पावरफुल हो ही गए अपने आप ही, तो सामंती शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैरोलिजियन पुनर्जागरण। कैरोलिजियन पुनर्जागरण क्या था? जैसे कि हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा था, तो रोमन साम्राज्य मैंने बताया ना, रोम खुद तो बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन गया, लेकिन उसके अंदर एक और छोटा सा उन्होंने सोसाइटी को कब्जे में ले लिया था, जो ग्रीस थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो ग्रीस की सभ्यता है ना, उसने पूरे रोम पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। तो रोम ने अपनी खुद की सभ्यता छोड़ दी, ग्रीस की अपना ली, उसकी वास्तुकला अपना ली, उसकी शिक्षा अपना ली, उसकी लैंग्वेज अपना ली। तो भले ही रोम ने ग्रीस पर कब्जा किया था, लेकिन एक्चुअल में जो सांस्कृतिक रूप से ग्रीस ने रोम पर कब्जा कर लिया था। तो अब देखो क्या होता है कि 18वीं और 9वीं शताब्दी में ना, इसका जब अंत हो रहा होता है 18वीं 9वीं शताब्दी में, तो कैरोलिजियम पुनर्जागरण होता है। इसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। शार्लमैन, जो मैंने आपको नाम पहले भी बताया था, शार्लमैन और उसके उत्तराधिकारियों के समय में ये परिवर्तन होता है। इस समय क्या होता है कि ये जो रोम की जो खोई हुई प्रतिष्ठा, या फिर ये कहें कि इनकी जो खोई हुई संस्कृति थी ना, उसको पुनर्जागृत किया गया। इस अवधि में इन्होंने इनकी जो साक्षरता दर थी, क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट, तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यूरोप के जो आसपास के इलाके का था। और मठों का निर्माण होने लग पड़ा। यहाँ पर कला विकसित हुई, वास्तुकला विकसित हुई। वास्तुकला और पांडुलिपियाँ जो है उनका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होने लगा, काफ़ी अच्छे सुधारात्मक तरीके से। बेसिकली जो शास्त्रीय रोमन संस्कृति थी ना, उसके जो तत्व हैं उसको पुनर्जागृत करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है चर्च की संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च। तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप में मैंने आपको बताया कि चर्च का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा था। कौन सा वाला चर्च? कैथोलिक चर्च। अभी प्रोटेस्टेंट की बात नहीं करेंगे हम, कैथोलिक चर्च यानी कि कट्टरवादी। तो इस समय तक ईसाई धर्म जो ये चर्च है, इनका चर्च, ये एक सर्वव्यापी और शक्तिशाली संस्था बन चुकी थी। इसका आम व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर प्रभाव था, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। और इसका जो अधिकारी, सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पोप होता था। ये पोप जो है, इसके अधीन ही चर्च होता था। ये शिक्षा जो होती थी वो पोप ही निर्धारित करता था। धर्म के कार्य जो है वो भी पोप ही करता था। जो सब कुछ इसी के अधीन था। राजनीति होगी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन भी लोगों का सारा इन्हीं से प्रभावित था। तो ये एक संस्था बन चुकी थी। और जीवन को निर्देश जो भी हमारा होगा ना, वो सारा पोप ही देता था, नैतिक निर्देश भी। तो मठों और गिरजाघरों के ज्ञान और संस्कृति जो इनमें विकसित हो रही थी उस समय, और मतलब जो विकसित हो रही थी, उसका जितना भी केंद्र था ना, वो सारा का सारा चर्च ही था। तो यही है चर्च, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया कि चर्च की संस्था क्या है। नेक्स्ट है इस्लाम। तो आपने बता देना है कि 7वीं शताब्दी में अरब में उदय हुआ था इसका, और उदय के बाद इसने काफ़ी तेज़ी से अपना विस्तार प्रसार जो है वो मध्य पूर्वी एशिया और इसी के साथ उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक ये इसने अपना प्रसार किया, और काफ़ी दूर तक ये फैल गया था। मध्यकाल के समय क्या हुआ कि इस्लाम की दुनिया जो थी वो विज्ञान, कला और दर्शन में एक प्रमुख सभ्यता बन चुकी थी। इसके कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। इसने ईसाई, जो यूरोप में था ईसाई धर्म, तो ईसाई यूरोप के जो साथ साथ जितने भी भारत, एशिया और आगे के जितने भी हिस्से थे, इन सभी पर अपना जटिल प्रभाव छोड़ा और सबके साथ संबंध स्थापित किए। इससे व्यापार और कभी कभी तो हम देखने को मिलता है कि संघर्ष भी चल रहे थे, धर्म युद्ध वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने बता दें। चाहो तो इसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में बता सकते हो, फिर उसके बाद खलीफा, जो 4 खलीफा हुए थे उनके बारे में बता सकते हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली। तो ये तो 4 मेन थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस डायनेस्टी कौन सी थी इनकी? तो उम्मयद्स। तो सेकंड स्टेट इसी को कहा जाता है। पहले कहाँ पे फोकस था? अरब पे, उसके बाद उम्मयद्स आ गए। तो ये सब आपने बता। नेक्स्ट है 4 पियोस खलीफा। लो जी, वही बात आगे जो मैं कह रहा था। तो यहाँ पर आपने बता देना अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली, इनके बारे में इस जगह पर आपने बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दासता। तो स्लेवरी, मध्य यूरोप में स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। दास प्रथा जो है वो इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि सामंत इनका ही प्रयोग करते थे अपने खेतों में काम करवाने के लिए। भूमि पर काम करने वाले जो दास होते थे उन्हें सर्फ कहा जाता था। नेक्स्ट है जागीरों के प्रकार। तो इसमें आपने बता देना है कि लॉर्ड्स होते थे, वेसल्स होते थे, होमेज होते थे, यानी कि जागीरदार, जमींदार, तो ये सब होते थे। तो इनके बारे में आपने बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है सामंतवाद का प्रारंभिक गठन। तो सामंतवाद का गठन कैसे हुआ? तो साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो छोटे मोटे किसान वगैरह थे वो अब ढूंढ रहे थे कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तो वो अमीर भूमिपतियों के पास गए और उनसे रक्षा मांगी, और उन्होंने उन्हें बोला कि हमारे पास काम करो, हम तुम्हें रक्षा प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सामंतवाद का उदय हुआ था। ठीक है, सामंतवाद का उदय खराब आर्थिक स्थितियों के कारण हुआ, साम्राज्य में फैली हुई अराजकता के कारण हुआ, और इसी के साथ मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्ययुगीन यूरोप में जनसंख्या किस तरह से परिवर्तन आया। तो आपने बता देना कि देखो, जब मध्ययुग का आरंभ हुआ था ना, तो उस समय तो रोम का पतन हुआ, तो उसके बाद युद्ध वगैरह, महामारियां काफ़ी सारी चली, जिसकी वजह से जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ कि कृषि में
कृषि का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि क्रांति आ गई यहाँ पर। जैसे कि भारी हल आ गए थे जिसकी वजह से ज़मीन अंदर तक जोती जा रही थी आसानी से, तो फसल अच्छी होने लग पड़ी। 3 क्षेत्रीय फसल उगाने का प्रयास किया इन्होंने, साल में 3-3 फसलें उगा लेते थे ज़मीनें छोड़ छोड़ के। तो उससे क्या हुआ, खेती में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई जिससे कि जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए कि 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ जो मैंने बताया ना, प्लेग आई थी, महामारी जो थी, उसने यूरोप की आधी आबादी को, मतलब आधी तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाया था। लगभग 30 से 60% तक की जो आबादी थी वो इससे प्रभावित हो गई थी, जिससे कि भारी जनसंख्या में गिरावट आई। नेक्स्ट है भारत का समुद्री व्यापार। तो इसके बारे में बताने में ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं है। प्राचीन काल में कैसे आते थे, तो पूर्वी एशिया के साथ कैसे कनेक्ट करते थे ये लोग, क्या बोलते हैं, ज़मीन के रास्ते। लेकिन बाद में क्रूसेडाइज होने लग पड़ा, धर्म युद्ध होने लग पड़े, इस्लाम जगत ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था बीच के सारे इलाके को। तो उसकी वजह से समुद्री मार्ग ढूंढा इन्होंने, तो हिंद महासागर से ये लोग भारत के साथ जुड़ने लग पड़े, तो वहाँ से व्यापार आरंभ हुआ। और जब हिंद महासागर के थ्रू इंडिया आ रहे थे तो वहाँ से फिर अमेरिका की भी खोज कर ली इन्होंने, मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट खोजा गया था। और उसके बाद अफ्रीका तक भी ये लोग पहुंचे। केप ऑफ गुड होप से ये लोग निकलते हुए भारत की तरफ आते थे व्यापार करने। समुद्री व्यापार में भारत क्या बेचता था, तो मसाले, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी आती है। वस्त्र बेचता था, कपड़े रेशम जो होते थे कपास के। और इसी के साथ कीमती पत्थर वगैरह होते थे, जैसे राजस्थान में मिलते हैं जो, तो वो वाले। औषधीय जड़ी बूटियां जो होती है वो भी यहाँ से लेके जाई जाती थी। और आयात क्या करता था, तो घोड़े, अरब के जो घोड़े होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। इसके अलावा सोना चांदी आता था भारत में, भारत से जो लेके जाते थे काली मिर्च, उसके बदले में सोना चांदी मिलता था हमें। चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते थे हमें। तो ये सारी चीज़ें हम आयात करते थे। तो तटवर्तीय जो क्षेत्र था हमारा, जैसे कि गुजरात, कोंकण हो गया, और पूर्वी तट कौन सा था हमारा, जैसे कि कोरोमंडल बंगाल, और बंदरगाह हमारे पास थे भड़ोच, मुजीरिस, एक तो मेरे को नाम नहीं याद है, सोपारा था, और कालीकट, हाँ कालीकट भी था। तो ये सारे प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर ये व्यापार होता था। लास्ट क्वेश्चन है आधुनिकता का विचार। लोगों में आधुनिकता का विचार कैसे आया, तो देखिए यूरोप में जब एनलाइटमेंट का पीरियड आया ना, एनलाइटमेंट का यानी कि पुनर्जागरण, तो उनकी बौद्धिक विकास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से एक औद्योगिक क्रांति आ गई। और औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद तो आपको पता ही है कैसे राजनीतिक क्रांतियाँ भी आनी आरंभ हो गई। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति भी इसी से प्रभावित थी। तो ये सब तो आप कर ही लोगे। धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद, शहरीकरण, और वैज्ञानिक जांच वगैरह चलने लग पड़ी। राष्ट्र नगर राज्य जो है, इन सब का उदय होने लग पड़ा। ये सब आप कर लोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। अभी और भी 2 क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं। मैं देख रहा था कि बच्चे ना पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेंथी पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट 48 घंटे में 1240 व्यूज़ आए हैं। और ये 12 नवंबर को रात 11:30 बजे 9 बच्चे पढ़ रहे थे। इसके बाद तो ब्लैंक हो जाता है, सो जाते हैं लोग। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह 4:30 बजे 6 बच्चे पढ़ रहे थे। और इसके बाद 13 नवंबर की रात को देखोगे तो वहाँ पर भी 11:30 बजे तक 9 बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात है कि मैं 3 बजे उठता हूँ और यहाँ पर 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे 6 बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे भी पहले, तो 14 नवंबर को। इसके बाद 14 नवंबर की रात को भी 11:30 बजे तक 5 बच्चों ने पढ़ा। लेकिन अब 2 बजे टाइम और ऊपर होता जा रहा है, लगभग 1:30 बजे भी बच्चे पढ़ रहे थे, 2 बजे भी बच्चे पढ़ रहे थे। तो मुझे भैया ऐसे बच्चों से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, पहले तो रात को होता था कि गैप 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 होता था, लेकिन अब गैप नहीं है, बस व्यूज़ आ ही रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं वीडियोस। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इन लोगों में कुछ होता है कर दिखाने का जुनून। और अभी आप देखो, मैं ये वीडियो सुबह बनाने बैठा हूँ, लगभग आधे घंटे का, 40 मिनट का आपको ये वीडियो जो मिलता है, इसके पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। मैं रिसर्च पेपर्स देखता हूँ और उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस अलग से मुझे टॉपिक पे, जिसमें बेसिक चीज़ें ना हो, कुछ एडवांस हो, वो चीज़ें मिल जाए, तब जाके मैं आपके लिए कोई क्लासेस बनाता हूँ। और ये तो क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ इसके लिए तो मेरे को बहुत सारी वेबसाइट्स देखनी पड़ती है यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए या फिर रिसेंटली मिल जाए। एनीवेज, कम टू द सेकंड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शार्लमैन के शासनकाल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है, आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्यकालीन यूरोप में पोपेसी चर्च के उदय का वर्णन कीजिए या फिर चर्चा कीजिए। तो पोपेसी चर्च क्या है, पोप, जो पोप के अधीन चर्च होते थे, तो उसकी जो शक्ति है उसके बारे में आपने बताना है। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, बाकी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब में इस्लाम से पूर्व जनजातीय समाज की विशेषता बताइए। तो कैसा था, बिल्कुल भारत की तरह था। भारत की तरह बहुत सारे देवी देवताओं को पूजता था। हमारे जैसे कि खुद के घर घर के देवी देवते होते हैं ना हमारे, क्या बोलते हैं उन्हें, कुल देवता, तो वैसे होते थे। और इसके अलावा ये ना बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ समाज होता था, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती थी, सभ्यता होती थी। लेकिन इस्लाम आया तो उसने इन सबको नष्ट कर दिया। और नष्ट भी क्या किया, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो पता चलेगा कि इन सभी को एकजुट कर दिया। तो उस समय के समाज की विशेषता आपने बता देनी है। जनजाति जो थी वो कैसी थी कि भैया एक जगह नहीं रहती थी, घुमक्कड़ होती थी, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती रहती थी, क्योंकि वनस्पति है नहीं है साम्राज्य में, साम्राज्य की उस कॉन्टिनेंट में, उस लैंड, पीस ऑफ लैंड में।
तो उस जगह पर बिल्कुल भी खेतीबाड़ी नहीं होती थी, तो समुद्र के आसपास के इलाकों में घूमते थे और इसके अलावा जानवरों की सहायता से, ऊँट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बासिद काल का फिर से वही इस्लाम को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद क्या है भैया? सामंत जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं जिनके अधीन बहुत सारी ज़मीन होती है, वही सामंत थे। इनकी खासियत ये थी कि खुद की सेनाएं होती थी, इनकी खुद के अधीन इन्होंने किसान रखे होते थे जो कि गरीब होते थे, जो कर्जेदार हो चुके होते थे, तो वो सारे इन्होंने अपने अधीन रखे होते थे। और इसमें मध्यकालीन यूरोप को किस तरह से प्रभावित किया? तो मध्यकालीन यूरोप में सबसे ज़्यादा सत्ता जो हाथ में थी ना, किसके थी? एक तो चर्च हो गया और एक दूसरे सामंत हो गए। तो इन्हीं के अधीन थी सारी पावर, पॉलिटिकल पावर्स भी, चाहे इकोनॉमिक पावर हो या फिर सोशल पावर्स हो, तो सब कुछ इन्हीं के अधीन था, यही चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव जाति व्यवस्था के उत्थान, नहीं मानव जाति नहीं, अच्छा मेनोरियल सिस्टम, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो मेनोरियल सिस्टम क्या होता है? अब पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पूरा का पूरा सामंतों का अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट ही होता था, तो सब कुछ उसके अधीन ही होता था। तो बाद में किस तरह से वो खत्म हो गया, किस तरह से उसका उदय हुआ, वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोप में मध्यकालीन व्यापार और वाणिज्य की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मध्यकालीन जो स्टार्टिंग से और जो मेडिवल तक जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था समाज। धीरे धीरे व्यापार खत्म होता जा रहा था, सब जो आत्मनिर्भर समाज बन रहा था, सब कुछ अपने पास ही उन्होंने उगाना होता था, रखना होता था। धीरे धीरे जब औद्योगिकरण होना आरंभ हुआ, प्रौद्योगिकी में विकास होना आरंभ हुआ, तो तब जाके व्यापार होने आरंभ हुए, भौगोलिक खोजें आरंभ हुई। तो भौगोलिक खोजें हुई तो मध्यकालीन यूरोप में ही, लेकिन मध्यकालीन यूरोप का जो अंतिम चरण था ना, अंतिम समय, उस समय हुआ ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है। व्यापार इनका ना के बराबर था, लेकिन जब व्यापार आया तो इटली, वेनिस, स्पेन, इसके आसपास के जितने भी इलाके थे वो सारे विकसित होने लग पड़े, राजाओं के पास धन आने लग पड़ा, वो और ज़्यादा साम्राज्य में डेवलपमेंट होने लग पड़ी उनके वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व से आप क्या समझते हो? तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं है, नेक्स्ट उसका पार्ट है। और मध्यकाल से आधुनिक काल में संक्रमण की व्याख्या करें। तो मध्यकाल के एंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आधुनिक काल आरंभ हो गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए फ्यूडल सिस्टम जो है उसका डिक्लाइन हो गया था। सबसे पहले तो आपने यही बताना है, मीनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बता दीजिएगा, फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम बता देना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये आपने बहुत ही मेनली फोकस करना है, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतों के और पोप के हाथ में थी सारी सत्ता, लेकिन अब क्या हो रही है, सत्ता धीरे धीरे बदल रही है, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स जो हैं यूरोप में वो उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो ईस्ट से साउथ एशिया की तरफ आ रहा है, उसके बारे में आपने बताना है। अरेबियन स्टेट्स किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुए, उन्होंने किस तरह से यूरोप को प्रभावित किया, वो बताना है। और इसी के साथ जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी वो सबसे ज़्यादा इसके लिए कारगर साबित हुई। पहले मध्यकालीन यूरोप जो था उस समय कोई ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड होने लगा, लोगों का दिमाग खुलने लगा, फिर से एक पुनर्जागरण आया लोगों में, एक प्रगति के प्रति उनमें क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट जागा, जिसकी वजह से मध्यकाल से वे आधुनिक काल में प्रवेश कर गए। देन जैसे जैसे आधुनिक काल में आते गए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक जो मॉडर्नाइजेशन होने लग पड़ा, ट्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन होने लग पड़ा, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ खुलने लग पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। साइंस, रिलीजन, सोसाइटी, ये इन सब का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था। फिर वेलफेयर स्कीम्स चलने लग पड़ी, तो ये सब तो आप बता ही लोगे। अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सभ्यता की चर्चा कीजिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले सभ्यता कैसी थी, बाद में फिर इस्लाम आ गया तो कैसी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, कैरोलिजियन पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट है, यूरोप और अरब जगत में सांस्कृतिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया जो फर्स्ट में पूछा गया है, बस इतना सा फर्क है कि आपने यहाँ पर यूरोप के बारे में भी बताना है। तो इनकी सांस्कृतिक स्थिति किस तरह से परिवर्तित हुई वो आपने यहाँ पे बता दी है। आगे है, सामंतवाद के रूपों और संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये हमने नहीं की है इतनी अच्छे से, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सामंतवाद क्या होता है, आपको ये बारे में तो पता ही है। अब इसकी संरचनाएं कैसे होती हैं, तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। जैसे कि पार्लियामेंट में हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर कौन होते हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके बाद फिर प्रधानमंत्री आते हैं। अगर पावर के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री हैं, देन उनकी काउंसिल मिनिस्ट्री है उनकी, और उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, फिर आगे छोटे छोटे पद अधिकारी होते जाते हैं ना। आर्मी हो, पुलिस हो, कहीं पे भी ऐसा ही होता है, सबसे ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, उसके नीचे फिर उससे कम शक्ति वाला है, कम शक्ति वाले, कम शक्ति वाले, तो ऐसे सिस्टम बटा होता है। और जितनी कम शक्ति आती जाती है उतने ज़्यादा वो लोग होते जाते हैं, मतलब गिनती के लोग शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे है। सबसे ऊपर होते हैं राजा, फ्यूडल सिस्टम में। सामंतवादी सिस्टम जो है इसमें सबसे ऊपर राजा होता है, प्रधान होता है, जो जागीरें बांटता है। इसके अधीन कौन आते हैं, सामंत, जिनको ये जागीरें दे रहा होता है। तो ये राजा के प्रति वफादार होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको सेना जो होती है वो प्रदान करवाते हैं, कर एकत्रित करके देते हैं, और इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इनके नीचे कौन आते हैं, दास किसान।
ठीक है, तीन चीज़ें, सबसे ऊपर राजा हैं, बीच में सामंत हैं, और सबसे नीचे कौन है, किसान या फिर ये कहो कि दास। अब कुछ किसान जो हैं वो खुद की खेती कर रहे हैं छोटी मोटी, या फिर किराए पर कर रहे हैं, और एक कुछ ऐसे हैं जो गुलाम बन बैठे हैं। तो ये होता है इसका स्वरूप। आगे है उत्तर मध्यकालीन चीन में राज्य, समाज और धर्म की स्थिति कैसी थी। तो ये वाला तो देखो ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ता इस वाले टॉपिक को, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है ओवरव्यू मैं वो बता देता हूँ। तो राजा एक शक्तिशाली केंद्रीकृत नौकरशाही थी, मतलब सारी की सारी शक्तियाँ राजा के पास ही थी। जो अभिजात वर्ग था ना, उसको राजा किनारे कर रहा था धीरे धीरे, अभिजात वर्ग की पावर जो है उसे खत्म कर रहा था। यानी कि राज्य के रूप में यहाँ पर नौकरशाही युग चल रहा था। समाज के रूप में देख लिया जाए तो यहाँ पर परंपरागत परंपराएं जो थी वो पदानुक्रम जो होती हैं, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे परिवार में क्या होता था, पितृसत्तात्मक समाज था समाज, और यहाँ पर बेटा ही आगे उनका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन क्या होता है कि सोंग राजवंश आता है यहाँ पर। एक सोंग राजवंश क्या करता है, ये सामाजिक प्रणाली में ना परिवर्तन ले आता है, जिसकी वजह से बाद में आगे धर्म में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। धर्म में कन्फ्यूशिज्म, जो हम पीछे किसी और क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक होता है। कन्फ्यूशिज्म बस इतना है कि आपने सभी के प्रति समान भाव रखने हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, इस तरह का है। ठीक है, अब इसके इस धर्म में इसकी प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें कि शिक्षा काफ़ी अच्छी हुई इनकी। और बौद्ध धर्म और एक फारस, जो फारस है ना, वहाँ का एक धर्म है पारसी धर्म जिसे कहते हैं। तो इन दोनों से, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म से इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गुण सीखे, इन्हें अपनाया। ये दोनों विदेशी धर्म थे। और इसके बाद मनिकवाद का उदय हुआ। ईसाई धर्म से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा और उसका भी प्रसार हुआ चाइना में। आगे पूछा गया है आपसे, पूर्वी इस्लाम काल में धर्म की स्थिति कैसी थी। तो देखिए, जहाँ पर इस्लाम आज है अरब में, वहाँ पर जब इस्लाम नहीं आया था तो वहाँ के लोग क्या थे, बहुदेववादी थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, जिसमें हुबल थे, अल्लात थी, अल उज़ा थी, और कुछ नाम थे जैसे कि मनात। देवी देवता काफ़ी सारे थे, उनकी पूजा की जाती थी यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी ज़्यादा धर्म रहते थे, जैसे कि यहूदी यहाँ पर थे। ईसाई धर्म यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैला हुआ था, जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और इसी के साथ विशेष रूप से जो उत्तरी और दक्षिणी अरब है, यहाँ पर ये लोग निवास करते थे। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को जहीलिया या फिर अज्ञानता का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो समाज था वो बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं था। आगे है मध्यकालीन यूरोप में सामंतों और जागीरदारों के पारस्परिक दायित्वों के बारे में बताइए। तो ये आप कर लोगे, ये आपको आता है, ये पीछे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। मध्यकाल में व्यापार का स्वरूप कैसा था और इसके मार्ग क्या थे। तो देखिए, जो सिल्क रूट था ना, उसी के द्वारा ये लोग ले जाए जाते थे, जो विकसित हुआ था बाज़ार यूरोप का, और वहाँ का व्यापार भी। इसी के साथ समुद्री यात्राएं भी आरंभ हो गई थी। समुद्री खोजें, स्पेन के राजा हो गए, और भी बहुत सारे लोगों ने समुद्री यात्राओं पर पैसे खर्च करने आरंभ कर दिए थे राजाओं ने, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी में वेल्थ जो ज़्यादा आनी थी, और उनका ट्रेड अब समुद्र के ज़रिए ज़्यादा हो रहा था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में शहरीकरण की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो मध्यकाल में जो शहरीकरण हुआ, मैंने आपको बताया कि 11वीं से 13वीं शताब्दी तक के आसपास के समय में किस तरह से शहरीकरण हुआ, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी की सारी विशेषताएं आपने यहाँ पर बता देनी है कि किस तरह से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही थी, रोजगार ज़्यादा मिल रहे थे, व्यवसाय ज़्यादा खुल रहे थे, व्यापार प्रगति ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यकालीन, लास्ट ही है ना, हाँ, मध्यकालीन कृषि क्रांति की व्याख्या कीजिए। तो मध्यकाल की कृषि कैसी थी, पहले काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, भारी भारी हल आ जाते हैं, फिर 3 प्रकार से वो लोग खेती करने का प्रयास करते हैं। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विकसित करती हैं इस समय के कृषि में, कृषि को, इसलिए इसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर भी खत्म होता है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपने, कैरोलिगियन पुनर्जागरण की भैया उपलब्धियां बता दो क्या थी, तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च की क्या भूमिका थी। तो चर्च क्या ही सभी जगह पर अधिकार था, चर्च ने ही सबको एक्सप्लॉइट किया हुआ था, और चर्च भी इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तरीय हो गया था। यानी कि यहाँ के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे। पोप जो होते हैं वो धर्म के नाम पर लोगों के से बेफिजूल के आडंबर करवा रहे थे, और लोगों को लूटा जा रहा था दानों के नाम पर। और चर्च जो थे वो एक तरह से वैश्यालय बन चुके थे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मयद खलीफा की शुरुआत और अंत कैसे हुआ, ये आप बता सकते हो। जो सेकंड इस्लामिक स्टेट था लार्जेस्ट, तो वो ये है, जहाँ सीरिया वाले इलाके में जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी इस्लाम अरब में संस्कृति और धर्म के बारे में आप कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मध्यकालीन चीन के ऐतिहासिक शिवांगलोकन, ये वाला क्वेश्चन मैं तो स्किप ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली इस बुक में से। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे चैनल से पढ़ लीजिए, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है कि मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत कैसे हुई। अब ये मैं पीछे मेरे ख्याल से 4 बार बता चुका हूँ मैं, तो अब नहीं बताऊँगा मैं कि क्यों हुई थी।
7th है मध्यकालीन यूरोप में नगरीय समाज और अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक, ये आप कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, युद्धों से आप क्या समझते हो और युद्ध के नए तरीके क्या हैं। तो पहले तलवार भाले से युद्ध लड़ा जाता था, फिर उसके बाद किस तरह से बारूद का आविष्कार हुआ, गोले का आविष्कार हुआ। जो बारूद है वो तो भैया चाइना में ही सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, पटाखे वगैरह भी चाइना में ही हुए थे। तो ये सब आप बता सकते हो यहाँ पे। अच्छा, एक फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमने लगभग 20 मिनट लगाए उसको, पिछली क्लासेस में हमने 15-15 मिनट लगाए थे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लो ना, और थोड़े बहुत इधर उधर से आपने पढ़ा भी हो, कोई वीडियो भी देखा हो, चलो तो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, तो आगे के जो क्वेश्चन पेपर्स हम देखते हैं ना, तो उनमें हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आता है, ये हम कर लेंगे, ये अभी हमने पढ़ के हटे हैं तो ये हम कर लेंगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आप कोशिश करा करो कि फर्स्ट में कभी भी 3-4, अगर आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर भी है तो एक क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करो, और दूसरा अच्छी तरह से नहीं भी करोगे ना, तो ये बात तो है कि आपका उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रखा है तो इसमें ये आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो आप उस पर आप फोकस कर सकते हो। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी इस्लाम सभ्यता के बारे में बताइए। ये फिर से वही आ गया, सम्राट शार्लमेन, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि इसके बारे में पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन है, मध्यकाल में इस्लाम राज्य की विकास किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर आपने बताया ना, उम्मयद खलीफा जो आ गए थे, उम्मयद साम्राज्य, और इसके बाद जो असीनियन, और भी नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली, तो उन सब के बारे में आपने बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के रूप और संरचना, ये अभी पीछे करके हटे हैं हम। उत्तर मध्यकालीन चीन में समाज और धर्म की स्थिति बताइए। तो ये तो अभी पीछे ही हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी शॉर्ट ही है, तो ये आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य युग में सामंत का विकास कैसे हुआ, सामंतवाद का, तो ये भी आप बता दोगे। मध्ययुगीन यूरोप में जागीरदारों के आपसी दायित्व क्या थे। ये भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से विकसित। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर वही उठा लिया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। अलग है ये क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से विकसित हुआ, ये आपने बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन काल में युद्धों ने सामंतों को किस प्रकार से प्रभावित किया। देखिए मध्यकाल में धर्म युद्ध हो रहे थे, इस तरफ से इस्लामिक आक्रमण जो है, आक्रमणकारी जो है वो यूरोप पर हमला कर रहे थे, वहाँ पर इस्लाम फैलाना चाहते थे। तो इस समय सेना किन के पास होती थी, सामंतों के पास होती थी। सामंतों ने अपनी सेना राजाओं को दी और आगे धर्म युद्ध में भेजा। अब वहाँ के जो पोप है ना, उसने घोषणा कर दी कि जो बंदा धर्म युद्ध में लड़ेगा, जो किसान दास किसान है, उसको मैं स्वतंत्र कर दूंगा। तो सभी ने जोरों शोरों से भाग लिया युद्ध में, और जो लोग युद्ध में ज़्यादातर लोग तो मारे गए, लेकिन जो वापस आए और मजबूरन सामंत जो हैं, जिनके अधीन वो गुलाम बन के रह रहे थे, कौन, जो दास किसान हैं, अब उन्हें मजबूरन इन्हें स्वतंत्र करना पड़ा, क्योंकि पोप ने वादा किया था उन्हें स्वतंत्र करने का। तो इस तरह से इनकी शक्ति जो है वो छिन्न भिन्न हो गई। लास्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन के कारण। तो यही है, व्यापारिक मार्ग खुल गए थे, समुद्री व्यापार हो रहा था, जिसकी वजह से अब इनका जो ट्रेड वगैरह, जो खुद से इनके पास जो वेल्थ थी वो अब खत्म हो रही थी, धीरे धीरे किसान इनके भाग रहे थे। और धर्म युद्ध जैसे दूसरी तरफ युद्धों में जाना, अभी हम पीछे डिस्कस करके हटे कि कैसे किसानों को युद्धों में भेजना है और जो वापस आएंगे उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो इस तरह से ये सब चल रहा था, इनकी इकोनॉमी ठप हो गई थी सामंतों की। दूसरी तरफ राजाओं को ये लोग जो सहायता देते थे अपने सैनिकों के नाम पर, अब राजाओं के पास खुद की सेना आ चुकी थी, तो पूरी तरह से सामंतवाद का पतन हो गया। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन पेपर्स, हमने तीनों के तीनों सॉल्व कर लिए। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, किसी एक ने भी कमेंट मेरे को हाईलाइट हुआ था, कुछ ने डिलीट कर दिए थे, कि टेलीग्राम चैनल है आपका। तो टेलीग्राम चैनल मेरा चल नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की है, तो नीचे लिंक दे दूंगा मैं, अगर हो सके तो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं अपडेट्स दे दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर लिख के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सका तो अगर मैंने वीडियोस बना रखी हैं तो उनके लिंक भी मैं उस क्वेश्चन के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।